हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी पर, जहां हम हिंदी की तैयारी को बनाते हैं आसान। तो तैयार हो जाइए अपने पेन और नोटबुक के साथ, बैठिए और शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है? काशी पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी। हाँ जी, कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है? तो आपको याद रखना, जो काशी पत्रिका है ये भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये भारतेंदु जी द्वारा नहीं है तो किसके द्वारा संपादित है? तो आपको याद रखना, बलदेव प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा? बलदेव प्रसाद के द्वारा। कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1876 में। और कहां से हुई थी, इसका स्थान क्या है? तो आपको याद रखना अलीगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना। बाकी बात करें हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, ये किसकी पत्रिका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और जो काशी पत्रिका है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, बल्कि ये बलदेव प्रसाद की है। 1876 में ये प्रकाशित हुई थी। कहां से प्रकाशित हुई थी? तो आपको याद रखना अलीगढ़ से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सबसे पहले अखबार उद्दंड मार्तंड की पहली प्रति कब निकली थी? सन 15 अगस्त, 1 जुलाई, 30 मई, 30 जून। हाँ जी, हिंदी के पहले अखबार उद्दंड मार्तंड की पहली प्रति कब निकली थी? तो आप सभी को पता है कब निकली थी, 30 मई को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 30 मई 1826। इसकी सन भी आपको याद रखनी है, सन से क्वेश्चन काफी बनते हैं तो आपको याद रखनी है। कहां से? तो आपको याद रखना है ये कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में शुरू हुई थी, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर है। मैंने आपको क्या बताया? उद्दंड मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता के एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? साहित्य संदेश, विशाल भारत, सुधा, जागरण। हाँ जी, कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? तो आपको याद रखना, जो जागरण है ये मासिक पत्रिका नहीं है, बल्कि ये साप्ताहिक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका? तो आपको याद रखना साप्ताहिक पत्रिका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें जो जागरण पत्रिका है, इसका सन कितनी है? आपको याद रखना 1932। इसके संपादक की बात करें तो आपको याद रखना शिव पूजन सहाय। कौन है? शिव पूजन सहाय। बात करें इसका स्थान क्या है, तो आपको याद रखना बनारस। मैंने आपको क्या बताया, कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? तो आपको याद रखना, जो जागरण पत्रिका है ये मासिक पत्रिका नहीं है, बल्कि एक साप्ताहिक पत्रिका है, जो कि बनारस से 1932 में प्रकाशित हुई थी, जिसके संपादक से पूजन सहाय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तोताराम, रुद्रदत्त, भारतेंदु, बलदेव प्रसाद। हाँ जी, भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना तोताराम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कहां से निकली थी? तो आपको याद रखना ये जो पत्रिका है अलीगढ़ से संपादित हुई थी। कब हुई थी? अलीगढ़ से। कब हुई थी? 1876 में। इसके संपादक तोताराम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मी ह्यूम, निवेदिता। हाँ जी, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रचारक कौन थे? तो आपको याद रखना एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? अज्ञे, कृष्णा सोबती, मैथिली शरण गुप्त, अमृता प्रीतम। हाँ जी, किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो दोस्तों आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? हुंकार,
सामधेनी उर्वशी रेणुका। हाँ जी, दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो आप सभी को पता है किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कब मिला था? 1972 में। मैंने आपको क्या बताया? दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मतवाला, इंदु, चांद। हाँ जी, निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो दोस्तों आपको याद रखना मतवाला का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? निराला ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? प्रेमचंद, अश्क, उग्र, निराला। हाँ जी, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना किसके? उग्र को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? विशाल भारत के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? आस्था के चरण, विचार और अनुभूति, रस सिद्धांत, रीति काव्य की भूमिका। हाँ जी, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुई थी? तो आपको याद रखना रस सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गासादातासी, रामचंद्र शुक्ल, पंडित रामनारायण, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। हाँ जी, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो दोस्तों आपको याद रखना किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। क्वेश्चन है, पमचर्यो किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, स्वयंभू, विद्यापति, चंद बरदाई। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में बना है। पमचर्यो किसकी रचना है? तो आपको याद रखना स्वयंभू की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी? हाँ जी, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो दोस्तों आपको याद रखना जो पुष्पदंत है ये 10वीं शताब्दी के कवि थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर, पुष्पदंत, सरप्पा, सबरप्पा। हाँ जी, दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना दोहा कोश सरप्पा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब सरप्पा से पॉइंट बनता है कि हिंदी के साथ साथ ये सिद्धों के भी प्रथम कवि हैं। मैंने आपको क्या बताया? आपके पेपर में बने सरप्पा हिंदी के प्रथम कवि हैं और सरप्पा सिद्धों के भी प्रथम कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से, रासो साहित्य से या जैन साहित्य से? हाँ जी, सरप्पा का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना सरप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? सरप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा, कुंडलियां, वर्वे, सवैया। हाँ जी, अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो अपभ्रंश का मुख्य छंद है वो दोहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार है राम सिंह, हेमचंद, जो इंदु, मेरुतुंग। हाँ जी, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो परमात्मा प्रकाश है इसकी रचना किसने की थी? जो इंदु ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब रस के रचनाकार है मुल्ला वजई, ईसा अल्लाह खां, कुली कुतुब शाह, सैयद हुसैन अली खां। हाँ जी, सब रस के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो सब रस है इसके रचनाकार मुल्ला वजई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन कितनी है तो आपको याद रखना 1600
35। मैंने आपको क्या बताया, सब रस के रचनाकार मुल्ला वजही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में किस पर पड़ा है? स्वयंभू पर, गोरखनाथ पर, घाट पर, अद्यहमाड पर। बताओ, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित किस कवियों पर पड़ा है? तो आपको याद रखना गोरखनाथ पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, हठ योग का प्रभाव किस कवि पर पड़ा? गोरखनाथ पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवलयमाल कथा के रचनाकार है रोट कवि, दामोदर शर्मा, उद्योतन सूरी, ज्योतिश्वर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना उद्योतन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी, राजशेखर, अभिनव गुप्त, मम्मट। हाँ जी, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना रूप गोस्वामी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक रूप गोस्वामी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक है शंकुक, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट, आनंद वर्धन। हाँ जी, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना जो अभिव्यक्तिवाद है इसके प्रवर्तक अभिनव गुप्त है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनव गुप्त हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ और प्रक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? 5, 7, 6, 8। हाँ जी, अर्थ और प्रक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको याद रखना कितने होते हैं? 5। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभा का संबंध किससे है? काव्य हेतु, काव्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण। हाँ जी, प्रतिभा का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना जो प्रतिभा है इसका संबंध काव्य हेतु से है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य काव्य की विधा है नाटक, उपन्यास, निबंध, कीर्ति काव्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, दृश्य काव्य की विधा क्या है? तो आपको याद रखना नाटक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, दृश्य काव्य की विधा नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3, 6। हाँ जी, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना अनुभाव के 2 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब दोस्तों सभी लोग कमेंट में जरूर बताना अनुभाव के 2 भेद कौन कौन से होते हैं। सभी के मैं चेक करूंगी, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? नाट्य दर्पण, हृदय दर्पण, नाट्य शास्त्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? तो आपको याद रखना नाट्य शास्त्र में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करोड़ के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भाम्य, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी को पता है उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास, करोड़ के लिए भवभूति प्रसिद्ध है और अलंकार के लिए भाम्य। बाकी बात करें वक्रोक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है कौन है? कुंतक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है बल्कि कुंतक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है, भरत मुनि ने रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक का सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, मुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। हाँ जी, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो आपको याद रखना मुक्तिवाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम मुक्तिवाद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है प्रतिदर्श, काव्य दर्श, काव्य शास्त्र, भाषा दर्श। हाँ जी, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो आपको याद रखना क्या नाम है? काव्य दर्श। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पाणिनि ने, पतंजलि ने, नागार्जुन ने, सरप्पा ने। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा?
अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो आपको याद रखना, किसने किया था? महाभाष्यकार पतंजलि ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा, गुंडरिप्पा, कन्हप्पा, शेरपा। हाँ जी, सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? तो आपको याद रखना सरहप्पा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? सिद्धों के प्रथम कवि सरहप्पा हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भारतेश्वर, बाहुबली राज, नेमिनाथ राज, चंदबाला राज, बसंत विलास। हाँ जी, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना कौन सी है? भारतेश्वर, बाहुबली राज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसके रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना शालिभद्र सूरी। कौन है? शालिभद्र सूरी। आपको जितने भी पॉइंट मैं अलग से बता रही हूँ, मैं आपसे बार बार बोली, अपनी नोटबुक लेकर जरूर बैठना और जितने भी पॉइंट आपको लगे कि मुझे नहीं आते तुरंत लिख लेना, क्योंकि ये पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है जय मयंक जस चंद्रिका, राउलबेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, डोला मारूदा दोहा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना डोला मारूदा दोहा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य डोला मारूदा दोहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, कामायनी, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस। हाँ जी, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो आपको याद रखना पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों, आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना तथा इसके रचयिता चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है कि चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है? तो आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है? तो आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? पहाड़ी, अवधी, मैथिली, पिंगल। हाँ जी, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो आपको याद रखना मैथिल भाषा में रचित हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? विद्यापति के पद मैथिली भाषा में रचित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? पमचर्यु, तरणमेली चर्यु, स्वयंभू छंद, महापुराण। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? तो आपको याद रखना महापुराण रचना स्वयंभू कवि की नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको याद रखना ये जो रचना है जैन कवि पुष्पदंत की है। किसकी है? पुष्प दंत की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, मैं अलग से जितने भी पॉइंट बता रही हूँ सभी लिख लेना, अभी से बोल रही हूँ। अगर आपने एक एक पॉइंट भी लिख लिया तो आपके अच्छे खासे शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर राग के युद्ध का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, कोई उद्देश्य नहीं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों का क्या उद्देश्य था? तो आपको याद रखना मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अतिरंजन पूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं तथ्यात्मक वर्णन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो आपको याद रखना कृष्ण लीला का प्रतिपादन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज भाषा में, डिंगल पिंगल। हाँ जी, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो आपको याद रखना डिंगल पिंगल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल सातकर्णी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर, राजाओं की वीरता की अति रंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपर्युक्त किसी प्रकार का नहीं। हाँ जी, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आपको याद रखना जनजीवन से हटकर, राजाओं की वीरता का अति रंजित वर्णन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? राम सिंह की, धनपाल की, देवसेन की, पुष्पदंत की। हाँ जी, भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? स्वयंभू, अमीर खुसरो, जगनीक, कुम्मन दास। हाँ जी, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो आपको याद रखना अमीर खुसरो ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवत 1050 से 1375 की कला अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य को वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, संवत 1050 से 1375 की कला अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? रूपा, सारंगधर, कन्हप्पा, कुकरिप्पा। हाँ जी, 84 सिद्धों में कौन नहीं है? तो आपको याद रखना सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आपको याद रखना ये अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। कौन सी भाषा के? तो आपको याद रखना अपभ्रंश का भाषा, अपभ्रंश भाषा के ये कवि हैं। कौन है? तो आपको याद रखना कवि। मैंने आपको क्या बताया? 84 सिद्धों में कौन नहीं है? सारंगधर, सारंगधर अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? भट्ट, केदार, जगनिक, श्रीधर, चंद्रवरदाई। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य में रचने वाले कवि कौन है? तो आपको याद रखना जगनिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच पांडव चरित राज के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी, नरपति नाल, आशुक, दलपति विजय। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, पंच पांडव चरित राज के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना शालिभद्र सूरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आपको याद रखना इसकी रचना कब हुई थी? तो 1350 में। मैंने आपको क्या बताया? पंच पांडव चरित राज के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? महापुराण, भविष्यत कहा, परमात्मा प्रकाश, पमचर्यु। हाँ जी, बताइए इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो आपको याद रखना पमचर्यु में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें पमचर्यु के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना स्वयं भू। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रीसन ने क्या नाम दिया? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, अपभ्रंश काल। हाँ जी दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब चैनल को करना। बताइए हिंदी साहित्य में 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रीसन ने क्या नाम दिया? तो आपको याद रखना चारण काल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना है। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।